हेलो एंड वेलकम टू साकी फिजिक्स। और वेलकम है आपका इस नए जर्नी में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सक्सेसफुली हमने लॉज ऑफ मोशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी लंबा चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट किया। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया उसमें। और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी उसमें अपना बेस्ट देंगे, उससे वो निचोड़ के लेंगे और अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जो आपको रिक्वायर है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आज का ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा इसका, और इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो धीरे धीरे हम बिल्ट अप करेंगे अप्रोच, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो अभी हमें इस यूनिट में आएंगी वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो उनको धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। तो आज के चैप्टर में पहले हम बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम आगे अभी तक आए हैं, कौन कौन से स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम आए हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और एक और चीज़ है ये कि मुझे पर्सनली भी फील होता है कि मैं थेरी पे कम फोकस करता हूँ एज कंपेयर टू मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो थेरी पार्ट होता है वो आप खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या किसी डेफिनेशन के थ्रू, या बुक से, या वीडियो से, जो भी अवेलेबल होता है। तो और मैं पर्सनली उसको लाइक भी नहीं करता हूँ ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें एक्सप्लेन करना या वो, लेकिन जो मतलब लॉजिकल चीज़ हो, जिसमें कोई मैथमेटिक्स बिहाइंड हो, कोई लॉजिक हो, उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरा ये अप्रोच है। और मैं ट्राई करता हूँ कि इस चीज़ को मैं इम्प्रूव और करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को फिर दिक्कत होती है। तो विद डे बाय डे इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम ये चीज़ डिस्कस करने से पहले स्टार्ट थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने किया था स्टार्ट पहले बेसिक मैथमेटिक्स से। बेसिक मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिक्स हमने इसमें सीखा। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी, फिर इसमें हमने डिफरेंशिएशन सीखी, इंटीग्रेशन सीखी, ग्राफ्स सीखे किस तरीके से। तो इस तरीके से देन हमने क्या किया, यूनिट्स, इस वाले चैप्टर पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या है, किस तरीके से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने बताया था। इसके बाद हमने काइनेमेटिक्स में कदम रखा था, काइनेमेटिक्स में जिसमें हमने मोशन समझा, यानी कि हमने स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने वेलोसिटी सीखी, वेलोसिटी के बाद हमने सीखा एक्सेलरेशन, एक और डिग्री ऊपर। तो इसके बाद हम किस में आ गए, 1D मोशन से 2D, ये सारी चीज़ें इसी में आ गई। तो उसके बाद मेन स्टेप क्या था, यहां पर हम क्या करते थे, यहां पे हम ये एज्यूम करते थे कि ये चीज, उस चीज को हम वी आर नॉट टेकिंग इन काउंट कि किस वजह से ये मोशन हो रही है, ठीक है। मोशन हो रही है वो हम वहां पे वरी नहीं करते थे कि ये किस वजह से है, मतलब फोर्स जो उसको ड्राइव करता है, हम उस चीज को नेग्लेक्ट करते थे। वहां पे हम उस चीज को फोकस नहीं करते थे कि ये मोशन क्यों हुई है, किस वजह से। तो उसका जवाब हमें मिला
फिर लॉज ऑफ मोशन से जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में सीखा, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और बाकी बाकी फ्री बॉडी डायग्राम या बाकी सारी चीज़ें वो हमने उसमें सीखी। एक्सेलरेशन किस तरीके से, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें अभी हमने बिल्ड की है। तो अभी हम किस लेवल पे है? अभी हम लेवल पे है, अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है फोर्स की। फोर्स क्या है? अब हम एक और डिग्री आगे जाते हैं। अब ये जो फोर्स है इसके साथ हम इंक्लूड करते हैं एक और टर्म, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो दैट विल गिव अस वर्क। तो अब हम वर्क पे जाएंगे, फिर वर्क को एक और डिग्री ऊपर लेके जाएंगे, लाइक पावर पे या इस तरीके से बाकी सारी चीजें वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब सिंपली हम वर्क पे जाएंगे, वर्क क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिखूंगा, वर्क एक्चुअल में है क्या। इसकी मैं कई डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा, लिखूंगा भी यहाँ पे, तो समझाऊंगा भी। तो पहली डेफिनेशन में क्या लिखूंगा जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मैकेनिकल मीन्स। इसका मतलब क्या है समझते हैं यहां पर। सपोज ये एक ब्लॉक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स एफ इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें कुछ मूवमेंट होती है, सपोज एक्स। तो दिस फोर्स ये जब लगा तो यहां पे मोशन आ गई, यानी कि ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ, यानी कि इसने अपनी एनर्जी इसमें डाल दी, तो दैट रिजल्टेड इन दिस मोशन। तो एक तरीका है इसको ये समझने का। अब एक और तरीका, एक और डेफिनेशन में लिखूंगा यहां पर, वर्क इज said to be done by a force when the body is displaced इतना लिख सकते हैं, in the direction of applied force। तो फिर से ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, सपोज यहां पर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स एफ। अब यहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, लेट अस सपोज यहां से यहां तक ये बॉडी मूव कर रही है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज एस। तो फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, और काम भी किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, यानी कि अब हम यहां पे बोल सकते हैं काम हो गया, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। फोर्स की वजह से काम हुआ,
व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि बॉडी डिस्प्लेस हो गई यहां से यहां तक इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एक टेक्निकल डेफिनेशन है यहां पर। अब हम कुछ चीजें समझते हैं वर्क से रिलेटेड, जो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं यहां पर एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लेट अस सपोज let me use this. ये एक ब्लॉक है यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स F, ठीक है। इसको मैं खींच रहा हूं, यानी कि मुझे इसको इस साइड में ले जाना है, यानी कि एक पर्सन उसकी हाइट है तो वो उसको इसी तरीके से खींचेगा। अब क्या होगा, यहां पर देखो, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है। अब जो ये फोर्स है, ठीक है, लेट मी elongate दिस फर्दर, या मैं इसको थोड़ा इस साइड में लेके चलता हूं, हाँ, ठीक है। तो यहां पर अब इस फोर्स का यहां पे इस साइड में जैसे हम करते आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, तो यहां पे इसका कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा F sin थीटा। तो मान लो कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है यहां तक, इसने इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हुआ यहां तक, यानी कि इसको क्या मानेंगे हम, लेट अस सपोज दिस इज डिस्टेंस S, ठीक है। अब देखो यहां पर जो फोर्स का कंपोनेंट था वो था F cos थीटा। सो यानी कि फोर्स का F cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल, F cos थीटा is responsible to move it from this place A to place B। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हम ये चीज लिख सकते हैं यहां पर, वर्क डन by the force is the product of component of force in the direction of displacement। And the magnitude of the डिस्प्लेसमेंट। तो क्या समझ में आया यहां पर, यानी कि फोर्स यानी कि वर्क को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स का कंपोनेंट है, यहां पे फोर्स का कंपोनेंट कौन सा इन्वॉल्व है, यहां पर है F cos थीटा, यानी कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट इन्वॉल्व है किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड, तो उसको हम बोल सकते हैं वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट, यानी कि ये एक प्रोडक्ट है फोर्स का जो उस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट, ठीक है। तो
इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं फिर वर्क को हम फिर अगर हम इस डेफिनेशन की तरफ, अगर हम इस चीज की तरफ देखेंगे, लेट मी ब्रिंग इट हियर, इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर लेट अस ब्रिंग इट हियर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। अब देखो वर्क मुझे क्या मिला, वर्क क्या लिखा मैंने ऊपर में डेफिनेशन में, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस s। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर हम सेम प्रिंसिपल यहां पर भी देखेंगे देन हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो ये दोनों वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी। तो इसका मतलब है कि जो वर्क है वो है डॉट प्रोडक्ट किस किस का, इट इंप्लाइज दैट वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आ गया, एक्चुअल में हम आ गए उस चीज पर। ठीक है, अब चूंकि देखो दोनों क्वांटिटीज फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, तो दैट मीन्स सिंस both vector f and vector s are vector quantities, so that means इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स की वेक्टर f हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और s को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि y कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट किसके क्या है। तो इसको अगर हम अब डालेंगे किसमें, हमारे पास है सिंस वी हैव क्या है हमारे पास, वी हैव W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो W क्या निकल के आएगा, फिर हम यहाँ पे डालेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा तो आई कैप और आई कैप का मल्टीपल होता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो इन डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा इन डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं इसको, इन डॉट प्रोडक्ट I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1, and अगर I dot J होता है तो 0 होता है, I dot K होता है तो 0 होता है, J dot K होता है वो 0 होता है। तो उस लॉजिक से क्या होगा फिर हमारा, तो W will be equal to fx into x plus fy into y plus fz into z। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं फिर, इट मीन्स वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अभी यहां पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कहीं पे आपको वेक्टर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो खत्म हो गया जब डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं
डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ये दो वेक्टर्स को स्केलर में कन्वर्ट करता है। तो सेम यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ से हमने सिंपली ये प्रूव कर दिया कि जो वर्क है इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल चीजें हमने बताई। अब यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन यूनिट्स वगैरह इसके देख लेते हैं। तो अब जाते हैं डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो F के लिए क्या होता है? न्यूटन होता है। S के लिए क्या होता है? मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। और इसका स्पेशल नाम है जूल, और ये इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में। ठीक है, अब 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो हमारे पास है फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि 1 जूल का मतलब है ये हमें आना चाहिए 1 के बराबर। तो ये कब आएगा? जब फोर्स 1 होगा, S 1 होगा, तो दैट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क कैन बी defined as the amount of work required is the amount of work required to move a body with force 1 Newton to a distance, to a displacement of 1 मीटर। यानी कि 1 जूल को मैं डिफाइन कर सकता हूं जब मैं 1 न्यूटन अप्लाई करता हूं और उस 1 न्यूटन की वजह से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको मैं 1 जूल डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी तरीके से, मतलब अगर कोई और फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है F इज इक्वल टू एम ई, तो यहाँ पर आप किस तरीके से 1 न्यूटन किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? आप बताएंगे when 1 kg of mass is accelerated is acquiring the force required to accelerate a mass of 1 kg to 1 meter per second square। तो इस तरीके से आप ये चीज आपको बिल्ड करनी है अंदर से। यहाँ पे कोई डेफिनेशन या कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस सोचना है अपने दिमाग से और अप्लाई करना है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, तो हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो F का क्या है? फोर्स, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। इसको क्या लिखेंगे हम? न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे? न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर है मीटर हमारे पास ऑलरेडी। तो अब हम क्या लिखेंगे? केजी के बदले क्या लिखेंगे? एम। ये एम और ये एम, यानी कि एम स्क्वायर, इसके बदले लिखेंगे एल स्क्वायर। तो नीचे क्या है? सेकंड स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर नीचे है, तो दैट मीन्स टी माइनस 2। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर टी पावर -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके और भी यूनिट्स है, लाइक
1 ERG या बाकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स अगर हम बात करेंगे तो लेट मी राइट हियर ग्रेविटेशनल यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके लिए. इसमें क्या होता है, केजी मीटर. यानी कि देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स में लिखते हैं W इज इक्वल टू मास इंटू एस. यानी कि मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहां पर सीधे मास की टर्म्स में लिखते हैं. तो यहां पर अगर मैं इसको भी लिखूंगा केजीएम यानी कि किलोग्राम मीटर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इज said to be 1 kilogram meter when a force of 1 kg moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force. तो सेम उस तरीके से है जो मैंने बताया. ठीक है, अब हम जाते हैं यहां पर. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ वर्क. ठीक है, तो लेट मी ब्रिंग दिस डायग्राम अगेन. हाँ, इसी को मैं लेके आता हूँ. हाँ, यहाँ पर है मेरे पास ऑलरेडी. Let us take it here. Let me get rid of this. Okay, this. अभी देखो यहां पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और मोशन भी या वर्क, इसी वर्क हम यहां पे किसको बोलेंगे, अगर ये मूव कर रहा है यहां से यहां तक, तो दैट मीन्स कि वर्क हमारा पॉजिटिव है. यानी कि अगर हमने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, वर्क अगर उसी डायरेक्शन में हो गई, तो दैट मीन्स कि वर्क इज पॉजिटिव. अब हम इसको कैसे समझते हैं, टेक्निकली कैसे समझते हैं. अभी इस एंगल को देखो, ये एंगल जो है, अगर ये एंगल मान लो 0 डिग्री है, यानी कि ये एफ जो है सिंपली यहां पर है. तो लेट मी मेक इट मोर इजियर फॉर यू गाइस. अगर ये फोर्स में इस साइड में अप्लाई कर रहा हूं और ये बॉडी यहां पे पहुंचती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मुझे वर्क मिल गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव
वर्क। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा? लेट मी ड्रॉ हियर। सपोज ए फोर्स एफ है और ये डायरेक्शन इस साइड में है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। अगर ये एंगल लेस देन है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, implies work done is पॉजिटिव। तो सिंपल समझ सकते हैं ना यहां से, देखो अगर मेरा ये एंगल इतना ही है या इससे कम है, मान लो यहां तक है एंगल, अगर मैं इसको यहां से खींचूंगा इस साइड में, तो मोशन इसी साइड में हो जाएगी ना इसकी, यानी कि वर्क डन इसी साइड में हुआ, तो इसको हम पॉजिटिव वर्क बोल सकते हैं। अभी दूसरा केस ले लेते हैं यहां पर। सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो सोचने वाली बात है, अगर मैं सपोज इस टेबल के ऊपर से ऐसे प्रेस कर रहा हूं, इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी ना इस साइड में ना इस साइड में, क्योंकि ये एक सॉलिड सरफेस पे है, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो देयर विल बी नो वर्क, यानी कि जीरो वर्क। यहां पर जीरो वर्क है, तो जीरो वर्क कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद एक और केस हम लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन वी आर इंटेंडेड टू मेक दिस बॉडी मूव, यानी कि काम हम इस साइड में करना चाहते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल या इस तरीके से मैं बताऊं, अगर मैं फोर्स इस साइड में लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मोशन इस साइड में हो गई, मोशन इस साइड में हो गई, यानी कि बॉडी यहां पहुंच गई, तो इसकी एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको अभी। तो ये फोर्स है, तो अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये हो गया 180 डिग्री, तो दैट मीन्स नेगेटिव वर्क। कब? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब हम ये एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं, सिंस हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, सिंस W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट मीन्स एफ एस कॉस थीटा। तो जब एंगल है हमारा व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो आपको अगर पता होगा कि कॉस का ग्राफ किस तरीके से होता है, लेट अस सपोज ये मैं यहाँ पे कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से 0, और फिर यहां से, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 180, यानी कि ये -1 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक, यानी कि अगर हमारा एंगल इस रेजियम में पड़ता है, तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि हमारा जो काम है, वर्क है, दैट इज पॉजिटिव, जो कि यहां पर है। यहां पर यही डायरेक्शन है फोर्स की और यही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि एंगल इज 0 डिग्री। तो इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वर्क भी इस टाइम पे हुआ। अब अगर हम इस केस पे जाएंगे, इस वाले केस पे, सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिंस वी नो कॉस 90 कितना होता है,
So W will be equal to 0 because cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली अब मैं आपको समझा रहा हूं, एक्चुअल में पहले प्रैक्टिकली आपको समझा रहा था कि होता क्या है एक्चुअल में। अब अगर इसकी तरफ देखेंगे, एंगल कितना है यहाँ पे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू -Fs, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में हमें वर्क नहीं मिला बल्कि उसके अपोजिट में। अब मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पॉजिटिव वर्क का फॉर एग्जांपल इसको धक्का दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पुलिंग ए बॉडी या पुशिंग, सॉरी पुशिंग या पुलिंग, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है पुशिंग या पुलिंग। ये इसकी मतलब किसी गाड़ी को आप धक्का दे रहे हो सामने की तरफ, तो वो आगे मूव कर रही है, तो काम हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव वर्क। अब जीरो वर्क कब है, जीरो वर्क का मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल पुशिंग ए टेबल वर्टिकली, यानी कि सपोज ये एक टेबल है, आप इसके ऊपर पुश कर रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था इस तरीके से, तो यहाँ पे वर्क 0 है। अब नेगेटिव वर्क का एग्जांपल मैं किस तरीके से आपको दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल ब्रेक्स अप्लाइड इन व्हीकल, तो उसकी वजह से भी काम मतलब वो पीछे की तरफ उसको टेंड कर रहा है। या फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है वो पीछे की तरफ कर रहा है, क्योंकि देखो अगर बॉडी एक को मैं मतलब यहां से यहां तक ले रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है, यानी कि जो ये डिस्टेंस इनटू फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज नेगेटिव वर्क। यहाँ पे समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, तो ये है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि ये आप लिख लो, या मैं पहले आपको समझा देता हूं। लेट अस कंसिडर हियर ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ, ये सपोज एक पेंडुलम है, ठीक है। अब इस पेंडुलम में क्या हो रहा है, इसमें टेंशन है ऊपर की तरफ, लेकिन ये मूव किस साइड में कर रहा है, लेट अस टेक एन इंस्टेंट। तो मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड में, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड में, इस साइड में। तो दैट मीन्स वर्क डन बाय टेंशन इज 0। यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन इज 0 क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, इसका कोई रोल है नहीं इसमें। तो यानी कि ये जो टेंशन है ऊपर की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्रेविटी की वजह से या कुछ और वजह से, एक्सेलरेशन जो भी है उस वजह से ये हो रहा है, लेकिन ये जो टेंशन है इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक और नेगेटिव का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक बॉल हम ऊपर फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो बेसिकली हम फोर्स क्या दे रहे हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन वो ऊपर जाके नीचे आती है, तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। आई होप इतनी एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी आप सिंपल में ये समझेंगे इक्वेशन के थ्रू कि एंगल थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो दैट मीन इसकी वर्क 0 होगा, अगर ग्रेटर देन 90 होगा। ये आप इक्वेशन से देख सकते हैं, ये याद रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है।
अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ। वर्क डन by a वेरिएबल फोर्स, यानी कि जब फोर्स वेरी कर रहा हो, ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जांपल हियर। लेट मी, ठीक है, सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस है ds, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मान लो मेरे पास ये मास है, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं विद डिस्टेंस ds। तो फोर्स यहां पे मैं p फोर्स f यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। लेट अस सपोज फोर्स f के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है। तो चूंकि ये ds डिस्टेंस से मूव कर रहा है, ठीक है, ds डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि एक छोटा सा वर्क हो रहा है, छोटा सा, यानी कि फोर्स तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन थोड़े समय के लिए इसने ds डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर ली। तो मैं वर्क को किस तरीके से लिखूं, फिर मैं लिखूंगा डिफरेंशियल वर्क, यानी कि dw विल बी इक्वल टू f डॉट ds, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म वर्क का। तो रिमेंबर टू कीप वेक्टर ऑन दीज। अब अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ लेट अस सपोज एस ए एस बी। अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज ये यहां तक ए डी एस है, सॉरी मैंने, ठीक है। अब अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक, यानी कि एस ए से लेके एस बी तक इसने कितना वर्क किया, अब अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स आई हैव टू इंटीग्रेट इट। तो मैं क्या लिखूंगा, टू फाइंड द टोटल वर्क डन integrate equation A from SA to SB, या आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 to 2, जो भी आपकी मर्जी है। तो क्या लिखेंगे फिर, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dw from SA to SB, it will be equal to integral f vector dot ds from SA to SB। SB, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं फिर, W will be equal to integral SA to SB f vector dot ds। तो ये है रिलेशन हमारे पास जब वेरिएबल फोर्स है, यानी कि यहाँ पे हमें इसको भी इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे हम इसको आगे नहीं ले सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, लेट अस सपोज s। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब लेट मी टेक दिस SA और ए पॉइंट
एस बी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका जो एरिया है टोटल, दैट विल गिव मी द एरिया enclosed under curve will give the amount of वर्क डन। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन, अगर जब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उस टाइम मैं बता रहा था कि जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है दैट इज एरिया एनक्लोजर सम कर्व। यहां पे किसके अंडर है, यानी कि ये फंक्शन है यहां पर, तो इसके अंडर ये जब हम इसको ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो सिंपली अगर हम इसका ये एरिया लेंगे तो इट इज आवर वर्क डन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई यहां तक आपको, यहां तक आपको कोई कॉन्फ्यूजन नहीं है। ये चीजें बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको। आई होप कि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम जाते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स। मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ए फोर्स is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body, not on the nature of path followed by it। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। यहां पर मैं एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूं। लेट अस सपोज this is one, this is another, this is another। ठीक है, तो मान लो ये जो हाइट है सब में कॉमन है, ये हाइट है h। अभी लेट मी मेक ए लेडर हियर, और यहां पर
दूसरा मैं इस तरीके से ले रहा हूं, तीसरा मैं डायरेक्टली इस तरीके से ले रहा हूं। मान लो मेरे पास एक मास m है, पहले केस में मैंने उसको इस रास्ते से लेके गया और पहुंचाया यहां तक, ठीक है, ठीक है यहां तक। दूसरे केस में मैंने क्या किया, उसको मैंने इस रास्ते से लिया और पहुंचाया यहां तक। तीसरे केस में क्या किया, मैंने यहां से यहां तक लेके गया और पहुंचाया यहां तक। अब अगर मैं यहां पे इन तीनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं वो लिखूंगा mg इंटू एच विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितनी डिस्टेंस है, h है, तो यहां पर भी वही लिख सकता हूं mgh, यहां पर भी वही लिख सकता हूं mgh। तो दैट मीन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, अगर ये वो फोर्सेस है जो हम लगाते हैं जिसमें वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर ये पॉइंट यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जितनी है तो उतना ये हाइट पे है, जिस हाइट पे है तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अभी यहाँ पे मैंने ये रास्ता फॉलो किया, इसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। इस रास्ते से गया, यानी कि इस स्टेप बाय स्टेप गया, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। तो दैट मीन्स कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body, यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज में यहां पे आपको बताऊं। properties of conservative forces। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहली वर्क डन depends only on initial and final positions। फर्स्ट यही हमने प्रूव किया यहां पर। सेकंड, वर्क डन does not depends upon the nature of the path followed, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये लिख सकते हैं, work done in an closed path is zero। वो मैं दिखाऊंगा अभी, जस्ट मोमेंट, मैं इसको ठीक कर देता हूं ये बैकग्राउंड नीचे। तो देखो, अगर मैं एक बॉडी को यहां से इस तरीके से लेके यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे F इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी, W इज इक्वल टू F एक्स कॉस
थीटा, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में 0 है। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 0, दैट मीन्स नो वर्क डन, नो वर्क डन। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क डन एक क्लोज्ड पाथ में हो रहा है, वर्क डन यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं एक क्लोज्ड पाथ या सर्कल हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो देयर वर्क डन विल बी 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अभी नॉन कंजर्वेटिव को लेते हैं यहाँ पर। आई होप कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको काफी क्लियर हो गए। अब लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैं डेफिनेशन लिखूंगा। A force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions। यानी कि इस बार पहले क्या था, पाथ पे डिपेंड नहीं था, पॉइंट पे, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता था कि वो क्या है। अब यहां पे पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। अभी कैसे समझेंगे यहां पर, देखो लेट अस सपोज ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, ये एक रास्ता है, लेट अस सपोज ये रास्ता नंबर 1 है। अभी एक और है यहां पर, लेट अस सपोज दे रास्ता नंबर 2 है। अभी एक और है, ये है रास्ता नंबर 3। तो तीनों में डिफरेंट वर्क है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले में इसको कम डिस्टेंस यहां से यहां तक कम, तो यानी कि कम वर्क लग रहा है। इसमें ऐसे ऐसे मोड़ के तो जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहां पर ये पाथ जो फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो है जो वर्क डन के दौरान पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट केस जो हमने वहां पे देखा था, हमने क्या बोला था उसमें कि वर्क डन in a closed path is 0 when conservative forces are there। अब यहां पर हम देखेंगे, देखो यहां से यहां तक सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो सपोज मान लो इसको कोई काम यहां पर लग गया, अब ये ए टू बी
ए टू बी जब आया तो इसको कोई और वर्क लग गया, तो यानी कि यहां पर जो है एफ डॉट डी एस इंटेग्रल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन शॉर्ट में अब यहां पे मैं दो चीजें लिखूंगा, इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसकी एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, या एक और चीज मैं बताऊंगा, हीट एनर्जी, हीट हीट एनर्जी, वो भी इस तरह की एग्जाम्पल है। यहां पर मैं क्या बताऊंगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पॉइंट फंक्शंस, पॉइंट फंक्शंस, और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ फंक्शंस। बस इतना आपको, इससे आपको ये याद रहेगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं पाथ जो फॉलो किया है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये वर्क कंसिडर किया प्लस दिस वर्क हमने, यानी कि अगर उसमें होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते, हम लिखते यहाँ पे दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि डिस्टेंस जीरो था, खेल खत्म। तो एक तरीके से समझ सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा आपको एक लेमैन टर्म में। इन कंजर्वेटिव फोर्सेस द, या इस तरीके से लिखूंगा मैं आपको समझाने के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको डिस्टेंस कंसिडर करनी है। देखो समझाऊंगा मैं यहां पर भी। अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इस और इस दरमियान, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज हियर जीरो। तो दैट मीन्स कि वर्क डन इज जीरो। अब अगर मैं यहां पे जाऊं, कहां पर, यहां पर डिस्टेंस कितनी है, यहां से गया, फिर यहां से आया, यहां से आया, तो ये सारा डिस्टेंस। तो दो चीजें आप यहां पे अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में याद रखो। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, पॉइंट फंक्शंस, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड। अगर वो कुछ भी नहीं है, चाहे फिर वो दुनिया फेर के आए हैं, तो वर्क डन विल बी जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पाथ, यानी कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नोट, एक नोट यहां पे लिख लीजिए। सो उसके साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। नोट, when all forms of energy are taken into account, law of conservation of energy is true
for both conservative and non-conservative forces। यानी कि फोर्सेस कोई भी हो, जो भी हो, जिसकी वजह से काम चाहे कुछ हो भी ना हो, लेकिन जो यूनिवर्सल लॉज है, लॉज ऑफ नेचर है, वो दैट विल बी ओबेड। वो हमें ओबे करने ही करने हैं, और वो नेचर वो ऑलरेडी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा आज हम यहाँ तक ही करें। आज काफ़ी सारी डिस्कशन हमने की, ये स्पेशली थियरटिकल। तो कल हम थोड़ा और करना है इसके बाद, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब आने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आई होप कि आप भी एंजॉय करेंगे, मैं भी एंजॉय करूँगा इसको। सो विद दिस लेट अस एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। और अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ वर्थ टू शेयर विद अदर्स, सो प्लीज़ शेयर इट विद द वंस, सो दैट उनको भी फ़ायदा मिले। सो थैंक यू, सी यू सून।